वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना वर्किंग कैपिटल लोन असेसमेंट वाला जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके अंदर फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी असेसमेंट में डिवाइड किया है हमने उसको। जो प्रॉपर्टी असेसमेंट है हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पूरी डिटेल में कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल असेसमेंट वाला पार्ट हमने शुरू किया हुआ है। जो दोनों में से एलिजिबिलिटी निकल के आती है, फाइनल लोन वही होता है जो लोअर ऑफ बोथ होता है। जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे वो मेरे काफी इंपॉर्टेंट थे, उनमें मैंने एमपीबीएफ नॉर्म्स को डिस्कस किया था। अब जो एमपीबीएफ नॉर्म्स मैंने डिस्कस किए थे उसमें नायक कमेटी और टंडन कमेटी को डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। नायक कमेटी में टर्नओवर मेथड था और टंडन कमेटी में 2 मेथड थे, मेथड 1 एंड मेथड 2। मैंने आपको ये चीज साथ में अपडेट करी थी कि इन मेथड्स के साथ जो एलिजिबिलिटी निकल के आती है दैट इज सब्जेक्टेड टू द ड्राइंग पावर ऑफ द बोरोवर। मतलब अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन दोनों में से जो भी मेथड्स आपने यूज करें तो जो एलिजिबिलिटी मान लो 100 रुपए की निकल के आई, पर अगर आपकी ड्राइंग पावर 50 रुपए की है तो आप 100 रुपए में से 50 रुपए ही यूज कर पाएंगे। तो दैट इज सब्जेक्ट टू द ड्राइंग पावर ऑफ द बोरोवर। तो क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने लास्ट चीज को खत्म किया था तो आज इसी से ही आगे स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग पावर से, कि ड्राइंग पावर बेसिकली क्या चीज होती है, इसका डिटेल्ड मीनिंग जानेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानेंगे, और इसके अंदर और भी क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ड्राइंग पावर के बारे में जान लेते हैं कि ये ड्राइंग पावर होती क्या है, इसका क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा लेक्चर आज का। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पर्स में 100 रुपए हैं, आपके पर्स में 100 रुपए हैं। दैट इज, ये 100 रुपए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन स्पेंड, मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन स्पेंड। अब फॉर एग्जाम्पल आपके आगे पेरेंट्स ने आपके जो घर के रूल्स हैं उसके अंदर आपको बोला कि आप इसमें से 50 रुपीज ही खर्च कर सकते हैं इस महीने। ये महीना चल रहा है, जैसे नेक्स्ट महीना उठा लेता हूं कि मई 2021, कि इसमें से आप 50 रुपीज ही स्पेंड कर सकते हैं। ओनली दिस मच कैन बी स्पेंड, दिस मच कैन बी स्पेंड। तो यही चीज ड्राइंग पावर होती है बेसिकली। जो ये 100 रुपए रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन स्पेंड। इट इज नथिंग बट एमपीबीएफ, कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो आपको अलाउ किया गया है बैंक ने, या जो आपको लिमिट या जो आपको लोन सैंक्शन किया है बैंक ने, पास किया है जो आपका लोन, जो सिस्टम में आपका अलाउड है, जिसके ऊपर आपने साइन किया है कि भाई 100 रुपए तक का लोन मेरे को अलाउड है। अब 100 रुपए में से पेरेंट्स के जो रूल्स हैं वो बेसिकली क्या है? दैट इज नथिंग बट ड्राइंग पावर रूल्स, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, या ड्राइंग पावर रूल्स आप बोल सकते हैं या कैलकुलेशन बोल सकते हैं। तो ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस बोलती हैं कि आप 50 रुपए ही उसमें से यूज कर सकते हैं मई 2021 के महीने में। तो ये अमाउंट जो 50 रुपए स्पेंड कर, जो 50 रुपए आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी पावर है, ये आपकी पावर हुई ना मनी स्पेंड करने की। तो इसी को ही ड्राइंग पावर बोलते हैं, इसी को ही ड्राइंग पावर बोलते हैं। ड्राइंग पावर वर्ड क्यों यूज किया गया? कि ड्राइंग पावर हमेशा लिमिट अमाउंट जितनी, ड्राइंग पावर का क्या मीनिंग होता है कि जो ड्राइंग पावर है ये कभी भी 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। आपके केस में एग्जांपल क्लियर है ना, कि या तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट की जितनी होगी या और लोअर होगी। इससे ज्यादा तो हुई, इससे ज्यादा हो भी गई तो क्या होएगा? अगर मान लो आपके पेरेंट्स ने अलाउ किया कि भाई आप 120 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो 120 रुपए खर्च कर लेंगे? आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके पास है ही जब 100 रुपए। आपका एमपीबीएफ जब लोन सैंक्शन ही 100 रुपए हुआ है तो आपको 120 रुपए से क्या करना। तो जो ड्राइंग पावर है बेसिकली वो, जो आपके पास बकेट बन चुकी है 100 रुपए की, उसमें से क्या ड्रॉ डाउन आप कर सकते हैं, फुल ड्रॉ डाउन कर सकते हैं या पार्शियल ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग पावर। तो मीनिंग बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग पावर का क्या मीनिंग है। तो अब इसके अंदर हमने इसकी कैलकुलेशंस चेक करनी है, जो मोस्ट अपना इंटरेस्टिंग पार्ट है अब शुरू होने वाला, जो कि कैलकुलेशन क्या है इसकी ड्राइंग पावर की। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, जो लास्ट वीडियोस को आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें आपको एक चीज समझ आई होगी प्रमोटर्स मार्जिन के बारे में। प्रमोटर्स मार्जिन के बारे में मैंने एमपीबीएफ की वीडियोस में भी और एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी प्रमोटर्स मार्जिन के बारे में, जिसमें मैंने आपको जनरली बताया था कि बैंक 25% मार्जिन 25% मार्जिन डिमांड करते हैं प्रमोटर से। जिसका मतलब है कि अगर बैंक, अगर 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है आपकी, 100 रुपए का लोन चाहिए अगर आपको,
तो बैंक कहता है मैं 75 रुपए का लोन दूंगा आपको, 25 रुपए आप खुद डालिए। अगर आपको 100 रुपए का रिक्वायरमेंट है तो बैंक बोलेगा 75 रुपए मैं दूंगा, 25 रुपए आप खुद के डालिए, आप खुद का इंटरेस्ट भी रखिए। इन शॉर्ट ये है। बाकी आपको डिटेल जानना है तो आप उन वीडियोस के बारे में देखिए। तो ड्राइंग पावर्स जो बेसिकली कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से होती हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपकी सिंपल कैलकुलेशन समझिए ड्राइंग पावर की। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन क्या है? आपने एमपीबीएफ जो टंडन कमेटी के मेथड्स है उसमें देखा होगा कि हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के ऊपर कैलकुलेशंस बनाते हैं। और प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ये समझा भी चुका हूं कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को क्यों यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, वर्किंग कैपिटल की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए। अब ड्राइंग पावर की पहले सिंपल कैलकुलेशन समझिए। सिंपल कैलकुलेशन क्या है? वो कहते हैं कि स्टॉक, आपके पास स्टॉक कितना है प्लस आपके पास डेटर्स कितने हैं। स्टॉक कितना है प्लस आपके पास डेटर्स कितने हैं, ये हो गई आपकी टोटल रिक्वायरमेंट। ये हो गई आपकी टोटल रिक्वायरमेंट माइनस क्रेडिटर्स, माइनस क्रेडिटर्स की कितना रिक्वायरमेंट, इसमें से कितना सपोर्ट आपको मिल गया, कितना सपोर्ट आपको मिल गया। जो ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई, ये है नेट रिक्वायरमेंट आपकी, ये है नेट रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अब इसमें से 25% प्रमोटर मार्जिन, 25% प्रमोटर मार्जिन, अगर ये मान लो ये अमाउंट थी आपकी, मान लो 200 रुपए, ये था आपका फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, तो ये 200 प्लस 100 हो गया 300 रुपए। और ये फर्दर ये क्रेडिटर्स भी थे आपके 200 रुपए के नेट, तो ये बच गए आपके पास यहाँ पे 100 रुपए। तो 25% प्रमोटर मार्जिन आ गया 25 रुपए। तो आपकी ड्राइंग पावर क्या आएगी, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, ये प्रमोटर मार्जिन माइनस कर रहे हैं, तो ड्राइंग पावर क्या निकल के आएगी आपकी 75 रुपए। तो ड्राइंग पावर निकल के आ गई आपकी 75 रुपए। 25 रुपए आपने खुद डाले और 75 रुपए बैंक आपको कर रहा है अलाउ। देखिए ये 75 रुपए आपकी लिमिट अमाउंट नहीं है, आपका लोन सैंक्शन नहीं है। ये जो लोन सैंक्शन हुआ है उसमें से आप कितना यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो है 75 रुपए। सर ये यूज वाला कंसेप्ट समझाइए कि यूज कितनी देर तक कर सकते हैं हम। देखिए जो ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन होती है, ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन होती है वो एवरी मंथ की जाती है, एवरी मंथ की जाती है। इन सम केसेस, इन सम केसेस वेयर बैंक, अगर बैंक की पॉलिसी अलाउ करती है, अगर बैंक की पॉलिसी इंटरनल पॉलिसी अलाउ करती है तो ये क्वार्टरली भी करी जाती है, ज्यादातर छोटे लोन्स में, छोटे लोन्स मतलब छोटे अमाउंट के लोन्स में। जनरली आप जहां पे भी देखेंगे इसकी कैलकुलेशन एवरी मंथ करी जाती है, एवरी मंथ के बिगिनिंग में करी जाती है। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट मंथ मई 2021 का आने वाला है, मई 2021 का मंथ आने वाला है, तो मई 2021 के मंथ में फर्स्ट वीक में, अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये कैलकुलेशन करी जाएगी। ये कैलकुलेशन करके फॉर एग्जांपल 75 रुपए की डीपी आई आपकी, ड्राइंग पावर मींस डीपी, 75 रुपए की डीपी आई आपकी। तो पूरे मई के महीने के लिए फॉर फुल, फॉर फुल मई मंथ यू कैन यूज अप टू, यू कैन यूज अप टू ₹75 फ्रॉम योर सैंक्शन लिमिट। जो आपका लोन सैंक्शन हुआ है, पास हुआ है, उसमें से 75 रुपए निकाल सकते हैं आप। आपके पर्स में जो जहां पे 100 रुपए थे उसमें से 75 रुपए खर्च कर सकते हैं कैलकुलेशन से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बोला कि ये हर महीने कंप्यूट होती है, एवरी मंथ कंप्यूट होती है, या चलो कुछ कुछ केसेस में एवरी क्वार्टर। तो अगर एवरी मंथ कंप्यूट होती है, अगर मई 2021 में फर्स्ट वीक में कंप्यूट हो रही है, तो ये पता कैसे, ये फिगर्स कहां से आती हैं, ये कैसे पता लगता है कि ये क्या 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 ड्राइंग पावर निकालनी है? तो इसके लिए क्या रूल होता है कि जो बोरोर होता है, जो बोरोर होता है यानी कि जिसको लोन मिला है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी? कि एवरी मंथ के बिगिनिंग में, एवरी मंथ के बिगिनिंग में वो एक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है, वो एक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है। सर ये स्टॉक स्टेटमेंट क्या होती है? स्टॉक स्टेटमेंट कुछ नहीं, ये कैलकुलेशंस होती हैं स्टॉक स्टेटमेंट।
स्टॉक स्टेटमेंट का एक बैंक का पर्टिकुलर फॉर्मेट है। ये एक फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है स्टॉक स्टेटमेंट, जिसमें नथिंग बट ये कैलकुलेशंस जो सारी मैंने आपको यहाँ पे करी हैं, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर बनाई होती है क्लाइंट ने। तो जो स्टॉक स्टेटमेंट जब सबमिट करता है तो ये क्लाइंट्स ओन्स डिक्लेरेशन है, ये क्लाइंट की खुद की डिक्लेरेशन है ये। इसको हम क्रॉस चेक नहीं कर रहे, इसको हम क्रॉस चेक नहीं कर रहे कि भाई जो उसने डाटा सबमिट किया है कि मेरा यानी कि ये स्टॉक स्टेटमेंट जो है, जैसे मई के फर्स्ट वीक में सबमिट करता है ना, तो वो एज ऑन 30 अप्रैल की सबमिट करेगा। एज ऑन 30 अप्रैल क्या फिगर थी, जैसे अब जून के फर्स्ट वीक में जो सबमिट करेगा वो एज ऑन 31 मई की सबमिट करेगा, यानी कि उससे पिछले महीने के लास्ट तारीख की। तो वो बताएगा कि 30 अप्रैल को मेरा स्टॉक कितना था, मेरे डेटर्स कितने थे, मेरे क्रेडिटर्स कितने थे, और मेरी ड्राइंग पावर कितनी निकल के आ रही है। उसकी ऑन डिक्लेरेशन के बेस पे ही बैंक अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी ड्राइंग पावर बना देगा 75 पे, जैसे हमारे केस में एग्जांपल थी 75 पे की ड्राइंग पावर बना देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि सर ऐसे तो अगर ये चीज अपने हाथ में ही है, अगर ये प्रमोटर के बोरोवर के हाथ में ही है, तो फिर तो हम इनकरेक्ट डाटा दे देंगे। किसी ने क्रॉस चेक, आपने बोला कि कोई क्रॉस चेक नहीं करेगा, हम इनकरेक्ट डाटा दे देंगे। हम ड्राइंग पावर पहले ही स्टॉक की फिगर्स को बढ़ा के दे देंगे, डेटर्स की फिगर्स को बढ़ा के दे देंगे, क्रेडिटर्स की फिगर को कम कर देंगे। हम पहले ही ड्राइंग पावर उतनी बना देंगे ताकि हमारी जो हमारी मैक्सिमम पर्स में अमाउंट थी 100 रुपए की, जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी, तो हम उतनी अमाउंट की लिमिट यूज कर पाए, हम पहले ही उतनी अमाउंट बना के दे देंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि सर बच्चों आप ये चीज दे तो दोगे, आप ये चीज एक बार सबमिट करके हम निकल तो जाओगे, सबमिट कर दोगे, ठीक है हम निकल गए, आप यूज भी कर लोगे लिमिट को, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका स्टॉक ऑडिट भी करवाता है बैंक। सर स्टॉक ऑडिट के बारे में सुना तो है, क्या चीज स्टॉक ऑडिट, क्या करते क्या है स्टॉक ऑडिट के अंदर? भाई स्टॉक ऑडिट के अंदर जो आपकी फैक्ट्री विजिट करके आपके बिजनेस के स्टॉक के लेवल्स को चेक करना, वो तो चलो ठीक है, वो तो पार्ट है ही, पर जो और भी इसका प्राइम मोटिव जो होता है स्टॉक ऑडिट का, वो आपके डाटा की एक्यूरेसी चेक करना भी तो होता है। एक्यूरेसी भी तो क्रॉस चेक हो जाती है ना आपकी भाई। फॉर एग्जांपल आपने आपने अब अप्रैल का महीना चल रहा है, तो जो अप्रैल महीने की जो ड्राइंग पावर है वो आपकी जो 31 मार्च को जो आपने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करी हुई 31 मार्च 2021 की जो डाटा दिया होगा कि मेरे इतने स्टॉक हैं, इतने डेटर्स हैं, इतने क्रेडिटर्स हैं, उसके बेस पे ये फुल अप्रैल मंथ में आपको अलाउ हो रहा होगा, फुल अप्रैल मंथ में ड्राइंग पावर अलाउ हो रही होगी। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक ऑडिट इनिशिएट कर दिया, आज आज इनिशिएट कर दिया, स्टॉक ऑडिटर आपकी फैक्ट्री विजिट करके आया, उसने आपसे डाटा वगैरह अकोमुलेट किया, सारे लेजर्स निकलवाए, डाटा ट्रायल बैलेंसेस निकलवाए, फिगर्स कैलकुलेट की, उसने देखा कि 31 मार्च को जो आपने डीपी बना के भेजी थी स्टॉक स्टेटमेंट में, वो तो 75 रुपए की बना के भेजी थी, बट जो स्टॉक ऑडिटर की कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ड्राइंग पावर है वो तो 50 रुपए की ही निकल के आ रही है। तो मतलब आपने डाटा गलत दिया हुआ था, स्टॉक ऑडिटर ने डाटा सही निकाल लिया, बैंक तो स्टॉक ऑडिटर पे विश्वास करेगा ना कि स्टॉक ऑडिटर ने जो कंप्यूटेशन की है वो सही की है। तो इस केस में क्या होएगा कि आपने जो 25 रुपए हैं वो ओवर यूटिलाइज कर लिए, ओवर यूटिलाइज मतलब ज्यादा निकाल लिए जितने आपके बनते नहीं थे पैसे, आपने अपने बैंक के रूल्स को तोड़ दिया। जब आपने रूल्स को तोड़ दिया तो ये 25 रुपए आपसे ड्यू हो जाएंगे इमीडिएटली लेने के लिए, ओवर ड्यू हो जाएंगे ये पैसे। बैंक आपको फोन घुमाने शुरू कर देगा, कलेक्शन एफर्ट करने शुरू कर देगा कि सर ये 25 रुपए जमा कराइए, आपको पीनल इंटरेस्ट, हैवी पीनल इंटरेस्ट, ओवर ड्यू इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, ओवर ड्यू इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। फर्दर आपका जो गुडविल है, आपकी जो गुडविल है वो खराब हो जाएगी, रीजन बीइंग कि आपकी जो ड्राइंग पावर ये कम हो गई, तो आपके बैंक में पैसे खत्म हो गए एक तरह से, तो आपकी चेक बाउंसिंग शुरू हो जाएगी, बैंक की नजरों में आप गिर जाएंगे कि भाई आप गलत डाटा दे रहे हैं। कल को आपको बैंक से और लोन लेना हो या और एनहेंसमेंट मांगनी हो तो आपके लिए आपके ऊपर बैंक ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर दूसरा, जो अगर आपने ये 30 दिन के भीतर भीतर जमा नहीं करवाया ओवरड्यू अमाउंट, ओवर यूटिलाइज्ड अमाउंट, तो आपके सिबिल पे इसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा, सिबिल पे ओवरड्यू रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो खराब हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो ये मल्टीपल इंपैक्ट होते हैं इन चीजों के। तो इस वजह से जो ड्राइंग पावर है उसको एज एक्यूरेट एज पॉसिबल प्रेजेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कभी भी बैंक से इस चीज के बारे में धोखा करने की कोशिश मत करें कि भाई हम तो
कौन सा कोई क्रॉस चेक कर रहा है, हम इसको निकाल के दे देते हैं, बाकी बार की बाद में देखी जाएगी। तो खैर ये चीज तो चलो मैंने आपको फंडामेंटल्स समझा दिए ड्राइंग पावर के। अब थोड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन पे जाते हैं ड्राइंग पावर की। डिटेल्ड कैलकुलेशंस ड्राइंग पावर की। अब थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके देखते हैं कि ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या ड्राइंग पावर का। तो अब मैंने यहां पे फिगर उठाई थी स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। भाई तीन चीजों से काम किया ना मैंने, स्टॉक से, डेटर से, क्रेडिटर से। और तो बाकी तो प्रमोटर मार्जिन है, वो तो नेट ऑफ करके आपका आ ही जाएगा आगे अपने कैलकुलेशंस के टाइम। तो अब हम इन चीजों को देखते हैं कि विच विच स्टॉक आर वी टॉकिंग अबाउट, विच स्टॉक आर वी टॉकिंग अबाउट। So we are talking about the stock that is only maximum 6 months old। भाई इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली 6 months ओल्ड। उससे पुराना स्टॉक नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। अगर 6 महीने तक का स्टॉक है, उसी स्टॉक को हम ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में लेंगे। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 6 महीने से पुराना स्टॉक है, जो ओल्डर स्टॉक है, इससे 6 महीने से पुराना जो स्टॉक है, उसको हम कैलकुलेशंस में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। सर क्यों इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि बैंक मानेगा कि ये स्टॉक ऑब्सोलीट हो चुका है, ये स्टॉक नॉन मूविंग है, ये स्टॉक बेकार हो चुका है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई यूजेज नहीं है, ये खराब हो चुका है स्टॉक। तो इसको हम कैलकुलेशन से बाहर निकाल देंगे इस स्टॉक को। तो सर ये 6 महीने के स्टॉक का रूल, क्या जो ये थंब रूल है हर एक जगह पे यही फॉलो होता है 6 महीने का रूल? भाई ये मोर कॉमन रूल है, मोस्ट कॉमन पीरियड है स्टॉक कंसिडर करने का, कॉमन पीरियड है। तो क्या सर इसके अंदर भी कुछ वैरायटी हो सकती है कि हाँ भी 6 महीने से ज्यादा भी स्टॉक हम कंसीडर कर लें? हाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट आपको, और भी मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ज्वेलर प्रोफाइल है, आपने एक ज्वेलर को लोन दिया, यार उसके पास तो गोल्ड ही गोल्ड पड़ा होता है, धड़ाधड़ तो गोल्ड बिकता नहीं है एकदम से। गोल्ड कई बार उसका इतना पड़ा होता है कि अगर वो 10 करोड़ की सेल कर रहा है, तो उसके पास कई बार 15 करोड़ का गोल्ड पड़ा होता है स्टॉक में। तो भाई वो तो स्टॉक उसका तो मतलब 1.5 साल पुराना स्टॉक हो गया। तो क्या आप बताइए, अगर 1.5 साल पुराना गोल्ड उसके पास पड़ा है, चाहे वो ज्वेलरी की शेप में भी हो, तो क्या उसकी वैल्यू नथिंग हो जाती है? आप ज्वेलरी को जब मर्जी मेल्ट करके उसको रॉ फॉर्म में ले आइए और उसको फिर से उसका कोई नया ज्वेलरी बना लीजिए, ये कभी भी बेकार तो होता ही है ना, होता नहीं ना। तो ज्वेलर के केस में बैंक आपको अप्रूवल दे सकता है, बैंक कैन गिव यू अप्रूवल कि आप 6 महीने से पुराना स्टॉक भी कंसीडर कर लो। रीजन बीइंग कि आपका जो पुराना स्टॉक है वो ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, वो नॉन मूविंग नहीं है, वो दोबारा भी बिक सकता है अच्छी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो ये चीज है। सर ये 6 महीने कंप्यूट कैसे करेंगे हम, मतलब ये कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक 6 महीने पुराना है या कैसे? भाई वो जो वो कैलकुलेशंस है जो स्टॉक स्टेटमेंट में, तो क्लाइंट, ये स्टॉक स्टेटमेंट में क्लाइंट आपको खुद बता के देगा, बाकी ये आपका स्टॉक ऑडिटर कंप्यूट करेगा। तो जो बेसिक रूल है इसका, कि जो लास्ट 6 मंथ्स की परचेज फिगर है आपकी, 6 मंथ्स में जो आपने परचेजिंग की है, ठीक है, हम यही मानेंगे कि फीफो मेथड के बेसिस पे, जो स्टॉक वैल्यूएशन का फीफो मेथड होता है, तो यही जो परचेज स्टॉक है लास्ट 6 महीने का, यही आपके स्टॉक में बचा होएगा। तो अगर आपको 6 महीने तक का स्टॉक कंप्यूट करना है, तो सिंपल लास्ट 6 महीने में जो क्लाइंट ने मंथ वाइज परचेजिंग करी है, जैसे ये अप्रैल मंथ चल रहा है, अब उसको 1 मई को मान लो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी है, 30 अप्रैल की, मान लो उसको 30 अप्रैल की स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी है। तो वो देखे कि मैंने नवंबर में कितनी बाइंग की थी, दिसंबर में कितनी बाइंग की थी, जनवरी में कितनी बाइंग की थी, सिमिलरली फेब, मार्च एंड अप्रैल में कितनी बाइंग की थी, यानी 6 महीने में मैंने कितनी बाइंग की थी। तो उसने देखा कि मैंने 6 महीने में 2 करोड़ रुपए का माल परचेज किया था। फिर उसने देखा कि 30 अप्रैल को मेरा जो स्टॉक था वो 2.5 करोड़ रुपए का स्टॉक था, मेरे पास 30 अप्रैल को 2.5 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा था, और पर लास्ट 6 महीने में मैंने 2 करोड़ का ही स्टॉक परचेज किया है। तो बैंक मेरे को 6 महीने तक का स्टॉक अलाउ करता है, यानी 6 महीने यानी 180 डेज तक का स्टॉक अलाउ करता है। तो मैं स्टॉक स्टेटमेंट में कितना स्टॉक डाल के भेजूंगा? 2 करोड़ रुपए का।
मैं स्टॉक स्टेटमेंट में कितना स्टॉक डाल के बेचूंगा, 2 करोड़ रुपए का। सर यहाँ पे अगर 1.5 करोड़ पड़ा हो, अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ पड़ा हो, तो फिर तो 1.5 करोड़ ही डाल के बेचेगा ना, क्योंकि अगर उसके पास स्टॉक ही कम पड़ा है, वो तो 1.5 करोड़ विद इन 6 मंथ ही हो गया ना सारा, फिर तो वो 1.5 करोड़ ही डाल के बेचेगा। तो इस तरह से वो स्टॉक की कैलकुलेशन करेगा अप टू 2 करोड़ तक की। ठीक है सर, स्टॉक वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेटर्स का। अब डेटर्स कौन से उठाने होते हैं? सर स्टॉक तो आपने बता दिया कि 180 डेज का उठाना होता है। जो डेटर्स है हमारे, डेटर्स के बनते कैसे हैं? सेल्स से बनते हैं, ठीक है ना, सेल्स से बनते हैं ना। तो डेटर्स मोस्ट कॉमनली 90 डेज के उठाने होते हैं, 90 डेज के पिक करने होते हैं। मैंने टर्नओवर मेथड में भी आपको समझाया था ना कि जनरली बैंक मानता है कि 90 दिन के 4 साइकिल होते हैं बिजनेस में। तो डेटर्स भी मैक्सिमम 90 दिन के उठाने होते हैं। सर 90 दिन का मतलब लास्ट 3 महीने में, लास्ट 3 मंथ्स में जो आपकी सेल्स हुई हैं, तो बैंक बोलेगा कि वही आपके डेटर्स हैं। सर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अब 1 मई को सबमिट कर रहे हैं स्टेटमेंट, फेब, मार्च और अप्रैल में अपनी सेल्स फिगर देखिए, सेल्स फिगर कितनी है फेब, मार्च एंड अप्रैल में। सर मान लो फेब, मार्च और अप्रैल तीनों महीनों में मिला के मैंने 100 रुपए का माल बेचा, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि 30 अप्रैल को, इस मंथ के एंड पे आपके कितने डेटर्स बचे हुए हैं। सर डेटर्स बचे हुए थे मेरे 1.5 करोड़ रुपए के, 150 रुपए के। तो आप स्टॉक स्टेटमेंट में कितने भेजेंगे? मैक्सिमम 100 रुपए। आप कहेंगे कि मेरे अप टू 90 डेज के डेटर्स कितने हैं? 100 रुपए के हैं। रेस्ट ऑफ द डेटर्स कितने हैं मेरे? 150 के हैं। सर ये आप जो चीजें कैलकुलेशन करके मेरे को ये बता रहे हो, ये क्या ये एक्यूरेट है? नहीं जी, ये बिल्कुल इनएक्यूरेट है। मैं तो आपको बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ कैलकुलेशन करने का। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है ना, तो आप डेटर एजिंग निकालिए। ऐसे ही स्टॉक में भी एप्लीकेबल है, अगर आप स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो। ये तो सिंपलेस्ट ऑफ मेथड है कि अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर टाइम नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट ऑफ वे है कैलकुलेशन का। अदरवाइज आप डेटा एजिंग निकालिए, पार्टी वाइज बैठ के कंपेयर कीजिए, पार्टी वाइज बैठ के कंपेयर कीजिए कि किस पार्टी से मेरे को 90 डेज में पेमेंट आ गई है, किस पार्टी की पेमेंट 90 डेज से अबव रुकी हुई है। जो फिर उन पार्टी वाइज सारी 90 डेज के अबव अमाउंट्स का टोटल लगा लीजिए और आपकी एक्यूरेट फिगर आ जाएगी। फिर अगर ये कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपकी जो और एक्यूरेसी है, जो स्टॉक ऑडिटर है वो इसी तरह से देखेगा। बाय द वे, स्टॉक ऑडिटर आपकी कैलकुलेशन इसी तरह से देखेगा, पार्टी वाइज आपके लेजर निकाल के देख लेगा, उसमें से देखेगा कि कितनी पार्टी से 90 दिन के बाद पेमेंट आ रही है, 90 दिन के ऊपर पेमेंट रुकी हुई है, किन पार्टी से 90 दिन के भीतर भीतर पेमेंट्स आ रही हैं। जो 90 दिन के ऊपर पेमेंट पेंडिंग पड़ी है आपकी, रुकी हुई है, उनको वो काउंट नहीं करेगा डेटर्स में। जो 90 दिन के नीचे नीचे हैं उनको काउंट कर लेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके जो बेसिकली डेटर्स का कैलकुलेशन। तो अब आगे आगे क्या इसमें फर्दर चीज है डेटर्स की कैलकुलेशन में, कि एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा आपके साथ डेटर्स की कैलकुलेशन में। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कि सर फॉर एग्जांपल मेरा नाम जैसे अंकुश है। तो मेरी एक फर्म है अंकुश अंकुश जैन एंड कंपनी, ठीक है। मैंने एक मेरी वाइफ है, जैसे मैंने अपनी वाइफ के नाम पे भी एक फर्म, इसमें मैं प्रोपराइटर हूं इस फर्म के अंदर। एक मेरी वाइफ की फर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल अंकुश जैन एंड एसोसिएट्स, फॉर एग्जांपल उसमें मेरी वाइफ प्रोपराइटर है। दोनों घर की फर्म्स ही होगी ना। अब अब क्या है सीन आगे, कि हम अंकुश जैन एंड कंपनी की डीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके डेटर्स देख रहे हैं अंकुश जैन एंड कंपनी के। जब मैंने अंकुश जैन एंड कंपनी के डेटर्स खोले, तो उसमें मैंने देखा कि अंकुश जैन एंड एसोसिएट्स की अमाउंट खड़ी है 100 रुपए की, यानी कि इस फॉर्म की, ये डेटर लिस्ट में है। मैंने बैंक ने मेरे से पूछा कि ये सर ये आपकी वाइफ की फॉर्म की अमाउंट भी रुकी हुई है इसके अंदर। मैंने बोला कि मैं उसको भी माल सेल कर देता होता हूँ, तो इस वजह से उसकी अमाउंट खड़ी है। तो बैंक कहता कि सर ये तो आपकी ग्रुप फॉर्म है, हमें क्या पता ये सेल्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये तो घर के ही पैसे हैं आपके, ये कोई वर्किंग कैपिटल थोड़ी रुकी हुई है आपकी, ये तो आपके घर के ही पैसे रुके हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको लोन क्यों दूं, इसके ऊपर फंडिंग क्यों दूं मैं आपको, इसके ऊपर फंडिंग नहीं करूंगा मैं आपको। तो जो डेटर्स होते हैं बेसिकली, तो डेटर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, एक्सक्लूडिंग ग्रुप फर्म, इसमें ग्रुप फर्म इंक्लूड नहीं करते। और नेक्स्ट चीज, सर जैसे आपने स्टॉक में समझाया था
कि जो 180 डेज का पीरियड है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या इसमें भी 90 डेज का पीरियड ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल यस, ये 90 डेज का पीरियड ब्रेक हो सकता है। ये आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल के हिसाब से है। अगर आप मान लो कोई साइकिल, आपका बिजनेस इस तरह का है कि आपको डेटर से पेमेंट ही 150 दिन में आती है या 180 डेज तक में आती है, तो आप बैंक को स्पेसिफिकली इस चीज के लिए कन्विंस कीजिए, बैंक को कन्विंस कीजिए कि सर मेरी पेमेंट्स इतने दिन में आती हैं, तो आप मेरे सिर्फ इतने कम दिनों के डेटर्स मत लीजिए, मेरे इतने दिनों के डेटर्स लीजिए। तो बैंक को अगर बात समझ में आ गई, अगर वो उसको अंडरस्टैंडिंग बैठ गई इस चीज की, तो वो आपको ये चीज अलाउ कर देगा, तो आपको वो चीज अलाउ कर देगा। तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से बैठ जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है क्रेडिटर्स का। सर अब क्रेडिटर्स में क्या चक्कर है? अब क्रेडिटर्स में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या नहीं करते हैं? देखिए, क्रेडिटर्स में कोई चक्कर नहीं है। बैंक बहुत कंजर्वेटिव होकर चलता है, बैंक बहुत कंजर्वेटिव होकर चलता है। बैंक कहता है क्रेडिटर्स जो हैं उसके अंदर कोई फंडा नहीं है, ये फुल अमाउंट उठा लो, ये आप फुल अमाउंट पिक कर लो। सर फुल अमाउंट क्यों? डेटर्स तो हम 90 डेज के ले रहे हैं, स्टॉक 180 डेज का दे रहे हैं, ये क्रेडिटर्स अमाउंट फुल के उठानी है। अगर मान लो मेरा कोई क्रेडिटर्स 2 साल पुराना, 2 साल पुराना क्रेडिटर, उसी तरह बुक्स में उसकी अमाउंट पड़ी हुई है, मैंने उसको पे नहीं किया 2 साल से, कि उसकी अमाउंट को मैं क्यों उठाऊं जब मैं स्टॉक ही 6 महीने का उठा रहा हूँ, डेटर्स भी 3 महीने के उठा रहा हूँ। तो भाई बैंक ये सोच के चलता है कि आपको कोई भी देनदारी है, कोई भी लाइबिलिटी है, तो बैंक ये मान के चलता है कि ये आपको पे करनी ही पड़ेगी, पे करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी। तो इसको बैंक ये नहीं मानता कि आपके ये पैसे पे नहीं होने। तो क्रेडिटर्स के अंदर कोई झंझट नहीं है। क्रेडिटर्स की जो फुल अमाउंट है वो फुल की फुल अमाउंट आपको एज इट इज लेस कर देनी है। ठीक है सर, हम ये समझ गए आपकी बात, इस चीज को भी हम एग्री कर जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है ड्राइंग पावर के अंदर? नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट भाई हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं भाई, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है ड्राइंग पावर की, इसके और इन डेप्थ जाते हैं। थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे डाटा उसके लिए पहले, ताकि कुछ स्पेस बन जाए मेरे पास समझाने के लिए आपको। तो ड्राइंग पावर कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को जनरली आप मार्केट में देखेंगे ये कैलकुलेशंस कभी समझ में ही नहीं आती है, ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस की कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कहाँ से, क्या चीज कंप्यूट कर रहा है बैंक, क्या चीज इंक्लूड कर रहा है, क्या चीज नहीं कर रहा। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि स्टॉक को 180 डेज तक का लेना है, डेटर्स को 90 डेज तक का लेना है। पर हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक अप्रूवल मिल जाती है तो आप उसको ज्यादा भी टाइम के लिए ले सकते हैं। तो अब फर्दर डिटेलिंग क्या है ड्राइंग पावर के अंदर? सर अब भी फॉर्मूला दोबारा लिखिए कि क्या था फॉर्मूला आपका। फॉर्मूला था स्टॉक, स्टॉक। सर इसके अंदर अब हम ये लिख सकते हैं स्टॉक अप टू 180 डेज। बिल्कुल ठीक है, अप टू 180 डेज का स्टॉक लिख लिया। डेटर्स, डेटर्स सर इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट तो एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग ग्रुप फर्म डेटर्स, कि इसमें ग्रुप फर्म के डेटर्स को इंक्लूड नहीं करना। फर्दर टू बी कंसीडर्ड अप टू 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज एज पर अप्रूवल बाय द बैंक। मैंने अपने करियर में 180 डेज से ज्यादा डेटर्स को बहुत कम बढ़ते देखा है जनरली। ठीक है, अप्रूवल 210 दिन की भी हो जाती है, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था लोगों को पेमेंटें आने बंद हो गई थी, तो बैंकों ने ये डेटर्स इससे भी ज्यादा अलाउ कर दिए थे बैंकों को एक्सेप्शनली। तो पर फिर भी मैक्सिमम 180 डेज अगर आपका बिजनेस साइकिल अलाउ करता है तो, नहीं तो अदरवाइज आपको 90 या 120 तक ही मिलेगी बैंक से। ठीक है, तो हाँ सर ये चीज समझ आ गई कि स्टॉक अप टू 180 डेज, डेटर्स ये हो गए, तो ये हो गए डेटर्स को प्लस करके माइनस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फुल अमाउंट, नो एक्सेप्शंस, क्रेडिटर्स फुल अमाउंट, ये चीज आ गई। उसके बाद 25% मार्जिन, 25% मार्जिन किसका लगाना है? इसका 25% मार्जिन, और जो नेट जो आपकी आ गई डीपी, ड्राइंग पावर। और क्या है सर इस चीज में, और क्या समझने वाली बात है इसके अंदर? देखिए स्टॉक, स्टॉक के अंदर तो क्लियर है, इसके अंदर तो और कुछ नहीं है समझने वाला। डेटर्स के अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। सर डेटर्स के अंदर क्या पॉइंट है? डेटर्स क्या होते हैं? आपकी लेनदारी है, मार्केट से पैसे लेने हैं आपने। वर्ड्स को सुनिए,
टू मार्केट से पैसे लेने हैं आपने, मनी टू बी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, जो आपने माल बेचा उसके ऊपर जो आपकी उधारी है वो जो लेने वाली है उसको हम बोलते हैं डेटर्स। ओके सर। अब एक पॉइंट है आपके साथ डिस्कस करने वाला कि अगर मान लो किसी बंदे ने मेरे को एडवांस पेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने मेरे को एडवांस पेमेंट कर दी, मतलब मेरे को एडवांस फ्रॉम कस्टमर रिसीव हो गया, अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ गया, किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट आ गई, फिर वो अमाउंट तो डेटर्स में तो आती नहीं है, वो अलग हेड में रिपोर्ट होती है ना बैलेंस शीट में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सर उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पैसा था टोटल लेने वाला मार्केट से माल बेचने के लिए, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं पहले ही जो मेरे को एडवांस मिल चुका है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो मिल चुका है, वो तो मेरे लिए फायदा ही हो गया ना, क्योंकि एडवांस मिल गया मतलब मेरे पास कैश आ गया, तो कैश आ गया तो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट कम हो गई आगे फर्दर पैसा लेने की। यहाँ पे अगर मैंने 100 रुपए किसी से लेने थे, अगर किसी ने मेरे को 20 रुपए एडवांस भेज दिया, तो मैं यहाँ पे तो मेरे को तो फिर 80 रुपए ही मेरे को नेट रिक्वायरमेंट रहेगी ना। तो जो डेटर्स हैं इसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं, डेटर्स में से एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स इसमें से माइनस कर देते हैं, ऑब्वियसली माइनस करेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब रिवर्स जो सिचुएशन है वाइसा वर्सा है क्रेडिटर्स के अंदर। भाई अगर आपने क्रेडिटर्स क्या है, मनी टू बी पेड, मनी टू बी पेड जो आपने देनी है अभी ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, ये मनी आपने देनी है माल परचेज करने के लिए। ठीक है सर, ये मनी हमने देनी है। तो अब मैं कहता हूं कि आपने किसी को एडवांस पे कर दिया अपने सप्लायर को, ये परचेज जिससे करते हैं वो सप्लायर हो गया ना, आपने किसी को एडवांस पे कर दिया, सप्लायर को एडवांस पे कर दिया, ये तो फिर इसमें से माइनस कर देना चाहिए ना हमने। भाई किसी को अगर हमने 100 रुपए मार्केट के हमने देने वाले हैं, 20 रुपए मैंने पहले ही एडवांस भेज दिया मार्केट के अंदर, तो 20 रुपए को माइनस करके मैं तो नेट 80 रुपए ही दिखाऊं ना क्रेडिटर्स को। समझ गए आप? उसी तरह से डेटर्स जिस तरह से मैंने कर दिए थे एडजस्ट, उसी तरह से इनको भी तो एडजस्ट करना चाहिए ना। तो क्रेडिटर्स में से क्या माइनस करके चलेंगे हम, एडवांसेस टू सप्लायर, एडवांसेस टू सप्लायर इसमें से माइनस करके चलेंगे। तो इन फिगर्स को इस तरह से उठाएंगे हम। आपको ये बात क्लियर हो गई है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब जो नेक्स्ट एक और पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो है प्रमोटर के मार्जिन का, प्रमोटर के मार्जिन का 25%। तो इसमें से ये जो मैंने आपको बताया है 25%, ये किसका लगना है, इस अमाउंट का 25% कंप्यूट होना है नेट अमाउंट का। अब इसमें वैरायटी आ जाती है, कई बार इसमें वैरायटी आ जाती है, सिमिलर टू जैसे टंडन कमेटी के मेथड 1 में थी, मेथड 2 में थी। इसमें प्रमोटर मार्जिन किस पे था, डब्ल्यूसी गैप के ऊपर। इसमें प्रमोटर मार्जिन किस पे था, करंट एसेट्स के ऊपर। ठीक है ना? तो इसमें भी वैरायटी आ जाती है, 25% जो मार्जिन, ये जो मार्जिन अमाउंट है इसके ऊपर वैरायटी आ जाती है। वैरायटी सर कैसे, फॉर एग्जांपल बैंक कहता है कि 25 नहीं 40% मार्जिन लगेंगे, 40% लगेगा मार्जिन। ठीक है सर, ये वैरायटी हो गई, क्लियर हो गया पॉइंट। और क्या वैरायटी हो सकती है, और वैरायटी ऐसी हो सकती है, बैंक कहता है कि फॉर्मूला बैंक अमेंड कर सकता है, फॉर्मूला बैंक अमेंड कर सकता है हल्का सा। कैसे अमेंडमेंट, कैसे? बैंक कहता है कि जो स्टॉक है माइनस जो क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक है जो माइनस क्रेडिटर्स हैं, इनके ऊपर तो बैंक 75% देगा। मींस बैंक 75% देगा, मींस 25% मार्जिन आपका रहेगा। ठीक है, प्लस जो डेटर्स हैं, जो डेटर्स हैं इनके ऊपर बैंक 60% देगा, इनके ऊपर बैंक 60% देगा। मींस आपका मार्जिन कितना रहेगा, 40% डेटर्स के ऊपर। तो दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज आल्सो पॉसिबल। तो फॉर्मूला तो देखिए वही है, स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। इसमें से क्या किया मैंने, स्टॉक और क्रेडिटर्स को आपस में पहले एडजस्ट कर दिया। स्टॉक और क्रेडिटर्स को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर निकल के आती है इसको बोलते हैं पेड स्टॉक। मतलब इतने का स्टॉक मेरे पास पड़ा था, इतने का मैंने स्टॉक उधार उठाया हुआ है, और बाकी जो स्टॉक है, नेट जो स्टॉक है वो पेड स्टॉक है जिसकी मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो एक इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर दिया, इस पे मार्जिन सेपरेट रख दिया, इस पे मार्जिन सेपरेट रख दिया।
तो अगर कल को आपको अपने क्लाइंट के केस में ये चीज देखने को मिले तो डोंट गेट सरप्राइज्ड, डोंट गेट सरप्राइज्ड, ये चीज भी मार्केट के अंदर पॉसिबल है, पूरी पूरी पॉसिबल है मार्केट के अंदर। ठीक है सर, ये पॉइंट भी हम समझ गए। अब क्या है, अब तो हम थक गए हैं ड्राइंग पावर देखते देखते, अब और क्या है, अब बस एक दो पॉइंट और रह गए हैं, फिर ये लेक्चर पूरा कंप्लीट है और उसके बाद आप ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस के अंदर कभी भी मार नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आप इस चीज को पूरी इन डेप्थ तरीके से समझेंगे और ये फॉर्मूला आपके दिलों जहान में दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा कि ड्राइंग पावर है क्या चीज। बस अब एक लास्ट पॉइंट कवर करना है ड्राइंग पावर का मैंने। अब ड्राइंग पावर के अंदर नेक्स्ट क्या चीज आ रही है निकल के, सर इस फॉर्मूले के अंदर अब और भी कुछ वैरायटी है। हाँ जी, और भी वैरायटी है भाई साहब, देखिए इस फॉर्मूले के अंदर क्या वैरायटी है। देखिए स्टॉक, मैं बोल रहा हूं ये हमारा स्टॉक है, ये क्या है स्टॉक, अप टू 180 डेज तक का, राइट। प्लस आपके आ जाते हैं डेटर्स, हाँ जी सर डेटर्स आ गए, ये डेटर्स अप टू 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज, एज द केस में भी जो भी आपको बैंक ने अलाउ करे हैं वो आ गए। इसमें हमने एक्सक्लूड कर दिए, एक्सक्लूडिंग ग्रुप फर्म डेटर्स, ग्रुप फर्म के डेटर्स को हमने काउंट इसमें नहीं किया। इसमें हमने माइनस कर दिया है, माइनस एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो एडवांस मिला है हमने उसको इसमें से माइनस कर दिया, जो नेट फिगर निकल के आई हमारे पास वो हमने यहां पे लिख दी। इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्रेडिटर्स, माइनस कर दिया हमने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब फुल अमाउंट लेते हैं हम, पहली बात तो फुल अमाउंट, एंड माइनस इसमें से क्या हटा देते हैं क्रेडिटर्स में से, एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस टू सप्लायर्स इसमें से हटा देते हैं। तो ये आपकी नेट रिक्वायरमेंट है, नेट रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका है इस अमाउंट का, वो यहां पे आ गया, यानी कि ये अमाउंट जो निकल के आई दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ड्राइंग पावर। सर ये तो फॉर्मूला आपने फिर से रिपीट लिख दिया, इसके अंदर नया क्या है, इसके अंदर नया भाई साहब अब आने वाला है, थोड़ी देर वेट कीजिए 2 मिनट। तो ये मैक्सिमम ड्राइंग पावर आपके पास निकल के आ गई। तो ये जो मैक्सिमम ड्राइंग पावर है इसका क्या मीनिंग हो गया कि दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम लोन या लिमिट दैट कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। हाँ जी सर समझ गए हम, ये वो अमाउंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को मीट करने के लिए। मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, लोन, क्योंकि है तो लोन ही ना, ये बैंक लोन दे रहा है आपको। तो इसमें एक पॉइंट आ गया, इसमें किसने क्वेश्चन उठा लिया कि सर ये जो ड्राइंग पावर की कैलकुलेशंस के बाद कई बार कुछ इस तरह के लोन्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस तरह के लोन्स हो सकते हैं जो लोन्स मैंने यूज वर्किंग कैपिटल के लिए कर लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कर लिए, बट वो इन कैलकुलेशंस में नहीं आए, इन कैलकुलेशंस में नहीं आए, जिनके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया। ये जो आपकी ड्राइंग पावर होती है ना, ये आपकी ड्राइंग पावर कैश क्रेडिट लिमिट्स के लिए होती है, कैश क्रेडिट लिमिट्स के लिए। इसके बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा कि कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या फर्क रहता है। तो ये कैश क्रेडिट लिमिट के लिए है। तो इसके अंदर अभी नेक्स्ट क्या चीज है कि सर ये हमारी ड्राइंग पावर आ गई कैश क्रेडिट लिमिट में से, कि कैश क्रेडिट लिमिट में से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट क्या है, आपका एक पर्स अमाउंट है, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी कि 100 रुपए आपके पर्स में, यानी कि जो एमपीबीएफ है आपका या जो आपका लोन सैंक्शन किया है बैंक ने, ये कैश क्रेडिट लिमिट है आपकी, इसमें से कितने निकाल सकते हैं, ये ड्राइंग पावर है। तो सर ये वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए है। तो मैं कहता हूं कि कुछ और लोन्स भी बिजनेस में ऐसे हो सकते हैं ना कि जो मैंने वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए यूज किए हो अदर देन कैश क्रेडिट लिमिट। फॉर एग्जांपल एग्जांपल बताइए सर। फॉर एग्जांपल आपने उनके, देखिए डिटेल में तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट्स के बारे में।
फॉर एग्जाम्पल पैकिंग क्रेडिट लिमिट, सुना होगा अपने नाम, पैकिंग क्रेडिट लिमिट, कि जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस को फंड करने के लिए स्टॉक, एक्सपोर्ट्स बिजनेस का स्टॉक खरीदने के लिए दी जाती है, पैकिंग क्रेडिट लिमिट। लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग लिमिट, लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग लिमिट, लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग लिमिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्काउंट करते हैं, ये इनके बारे में चिंता छोड़ दीजिए कि ये क्या है। बस आपको ये, आप ये समझिए कि ये जो पैसे मिलते हैं ना हमें, इनका मकसद होता है स्टॉक, डेटर्स या क्रेडिटर्स में इन्वेस्ट करना। बस आप इतना समझ लीजिए बस, कि ऊपर जो स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं, इनको ही फंड करने के लिए ये पैसे अलग अलग शेप में, अलग अलग लोन्स के रूप में दिए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल मीनिंग क्या है, इनके बारे में चिंता आप छोड़ दीजिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैकिंग क्रेडिट लिमिट आ गई जी, लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट आ गई, लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग लिमिट आ गई, लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट की नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंटिंग लिमिट आ गई, बायर्स क्रेडिट लिमिट आ गई, बायर्स क्रेडिट लिमिट आ गई। ठीक है, और इस तरह से आपकी सेल्स बिल डिस्काउंटिंग हो जाती है, सेल्स बिल्स डिस्काउंटिंग हो जाती है। या आप टू व्हीलर एजेंसीज के केस में देखेंगे, इन्वेंट्री फंडिंग लिमिट एक सेपरेटली बनती है, इन्वेंट्री फंडिंग लिमिट्स हो जाती हैं। या कोई भी और चैनल फाइनेंस लिमिट्स हो जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के केस में जनरली हम देखते हैं, चैनल फाइनेंस लिमिट्स हो जाती हैं। ये लिमिट्स क्या करती हैं, इन लिमिट्स का पैसा भी कहाँ इन्वेस्ट होता है, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में इन्वेस्ट होता है, यहीं पे इन्वेस्ट होता है। मतलब जो ये अमाउंट्स मैं ऊपर पिक कर चुका हूं, ये अमाउंट्स अकेली कैश क्रेडिट लिमिट से फाइनेंस्ड नहीं है, ये इनमें से भी फाइनेंस्ड है, इनसे भी फाइनेंस्ड है वो। तो अगर जो मेरी मैक्सिमम अमाउंट निकल के आई, कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये मैक्सिमम अमाउंट है जो मैं यूज कर सकता हूं अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, माइनस इसमें से मैं जो इन फैसिलिटीज की जो आउटस्टैंडिंग है, इन फैसिलिटीज को जितना मैंने यूज किया हुआ है ऑलरेडी, इनका यूज मेरे को माइनस करना चाहिए ना, इनका यूज मेरे को माइनस करना चाहिए ना। आप समझे कि नहीं इस बात को, आप इस बात को ध्यान से समझिए कि भाई ये जो अमाउंट निकल के आई थी, ये अमाउंट थी कि मैं मैक्सिमम कितना पैसा बैंक की तरफ से यूज कर सकता हूं अपने, किसके लिए, स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए, यानी कि अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा मैं बैंक का यूज कर सकता हूं, उसमें से मैंने कितना पैसा बैंक का अदर फैसिलिटीज की शेप में यूज किया हुआ है सेम काम करने के लिए, सेम स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए, सेम वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, एनी अदर नेम के साथ मैंने कौन सा पैसा ऑलरेडी यूज किया हुआ है, यानी कि यूज सैंक्शनड नहीं, जितना यूज किया हुआ है पैसा, वो मैं माइनस तो करूंगा ही ना। उसको माइनस करके जो बैलेंस निकल के आता है, ये मेरी एक्चुअल ड्राइंग पावर है, दिस इज एक्चुअल डीपी। ये आपकी डीपी नहीं है, ये आपकी एक्चुअल डीपी है, ये एक्यूरेट डाटा है आपका, ये एक्यूरेट कैलकुलेशन है आपकी डीपी की। समझ गए आप इस बात को? तो हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सर ये आउटस्टैंडिंग किस दिन की देखेंगे। भाई आप जो ये ड्राइंग पावर बना रहे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये ड्राइंग पावर बन रही होती है, जैसे मई के महीने में, मई के फर्स्ट वीक में आपने स्टॉक स्टेटमेंट देनी है, तो ये ड्राइंग पावर कब की बन रही होती है, 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल 2021 की पोजीशन होती है ये, कि 30 अप्रैल 2021 को कितना स्टॉक था, कितने डेटर्स थे, कितने क्रेडिटर्स थे, ऑफ कोर्स दिस कैलकुलेशन के साथ। और जो ये आउटस्टैंडिंग थी अदर फैसिलिटीज की, ये भी 30 अप्रैल को ही देखी जाएगी, ये भी 30 अप्रैल को ही देखी जाएगी ना, करेक्ट होगी ना मेरी बात? तो इस तरह से ये चीज चलती है आपकी, इस तरह से इस चीज को कंप्यूट ध्यान में रखना है आपने, और कंप्यूट करना है कि जो दूसरी फैसिलिटीज हैं वर्किंग कैपिटल वाली, उसके बारे में उनकी यूटिलाइजेशन को इसमें से हम इसको आपको लेस कर देना है, उसको लेस कर देना है आपने यहाँ पे। तो जो ड्राइंग पावर का डिटेल्ड मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपसे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है ना, ये मैं आपको बना के दिखा दूंगा एक बार कि ये किस तरह से शेप में आता है। बस इसमें एक लास्ट जो पॉइंट है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट एक क्लरिकल पॉइंट है कि किसी ने क्वेश्चन रेज किया कि सर स्टॉक ले लिया आपने, डेटर्स ले लिया आपने, उसमें से जो क्रेडिटर्स हैं माइनस कर दिए, क्रेडिटर्स माइनस कर दिए, ये आपका आ गया, प्रमोटर मार्जिन आ गया, ये लेस कर दिया जो प्रमोटर मार्जिन है। उसके बाद फिगर निकल के आई ग्रॉस डीपी वर्ड यूज कर लेता हूं मैं इसके लिए। चलो, इसमें से मैंने यूटिलाइजेशन मतलब जितना यूज किया हुआ है अदर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जितनी मैंने यूज करी हुई हैं,
उनकी आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दिया और आपके पास एक ड्राइंग पावर निकल के आ गई फाइनल डीपी अमाउंट। ये कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट है, ये कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट है। इसको फिगर्स में ढाल लेते हैं। 200 रुपए का स्टॉक, 100 रुपए के क्रेडिटर्स, 200 रुपए के क्रेडिटर्स, ये बच गया आपके पास 100 रुपया। प्रमोटर मार्जिन आपका 25%, ये आपका आ गया 25 रुपए। ये है आपका 75 रुपए जो ग्रॉस डीपी है। मान लो दूसरी फैसिलिटीज आपने 25 रुपए यूज कर रखी हैं, दूसरी फैसिलिटीज आपने 25 रुपए यूज कर रखी हैं, तो आपकी ड्राइंग पावर निकल के आ गई 50 रुपए। तो एक बंदे ने क्वेश्चन रेज किया कि सर जो 25% मार्जिन है वो आप इसमें से माइनस क्यों कर रहे हो आप? उसके आप जो मतलब उनके कहने का मतलब था कि जो करंट यूटिलाइजेशन ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं वो आप क्रेडिटर्स के साथ ऊपर ही लेस कर दो, फिर नेट में प्रमोटर मार्जिन लगा दो। वो जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि स्टॉक हो गया 200 रुपए, डेटर्स हो गए 100 रुपए, क्रेडिटर्स हो गए 200 रुपए जो माइनस कर दिए, राइट। उसके बाद कह रहा था कि जो यूटिलाइजेशन है आपकी 25 रुपए की वो भी ऊपर ही माइनस कर दो। अच्छा जी, तो ये क्या निकल के आई आपके पास फिगर? ये फिगर निकल के आई 75 रुपए। ये 75 रुपए फिगर निकल के आई। कहते अब आप प्रमोटर मार्जिन लगाओ 25% का मार्जिन। अब 25% का मार्जिन लगाओ 75 रुपए के ऊपर। तो 75 रुपए के ऊपर आप अगर आप 25 रुपए कंप्यूट करेंगे, 75 रुपए के ऊपर आपके जो 25% है वो बनते हैं 18.75 रुपए। 18.75 रुपए जो आपकी ड्राइंग पावर निकल के आती है वो देन इस तरीके से निकल के आती है 75 माइनस 18 57 और ये 56.25। भाई वो शातिर दिमागी था ना, यहाँ पे आपको 50 रुपए की ड्राइंग पावर आई, यहाँ पे आई आपकी 56.25 रुपए की ड्राइंग पावर। वो कह रहा था कि जो ये डिजिटलाइजेशन आप ग्रॉस डीपी में से यहाँ से माइनस कर रहे हैं, प्रमोटर मार्जिन तो ऊपर ही उड़ा दिया आपने, उसकी वजह से आपकी अमाउंट कम आ रही है। आप ना इसको ऊपर से माइनस किया करो, आप वहीं पे माइनस करके बाद में प्रमोटर मार्जिन लगाया करो। तो भाई इसमें गलती क्या है? गलती सिर्फ ये चीज जो कैलकुलेशंस है ये कैलकुलेशंस इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग इस चीज को हम ऊपर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक लोन अमाउंट है, ये एक लोन अमाउंट है। मैंने पहले ही आपको समझाया कि जो ग्रॉस डीपी होती है ये आपकी लोन अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है विच इज मैक्सिमम अलाउड टू बी ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम अलाउड टू बी विड्रॉन, जो आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं सैंक्शन में से, जो आप यूज कर सकते हैं, ये लोन अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। तो लोन अमाउंट में से डिडक्ट होनी चाहिए ना, उसका इसके साथ क्या लेना देना? वो तो प्रमोटर मार्जिन के साथ आप कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे तो वो तो आपकी इनएक्यूरेट हो जाएंगी। तो ये आप चीज को ध्यान में रखिए कि जस्ट एक क्लैरिकल पॉइंट आपको मैंने नोटिस करा दिया कि ये कैलकुलेशन का तरीका ये सही तरीका है और ये जो तरीका है उठाने का मुद्दे को ये गलत तरीका है। तो दोस्तों मैंने आपका काफी टाइम ले लिया। ये ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन आई होप आपको पूरी डिटेल में समझ आ गई होगी आपकी बात। तो अब नेक्स्ट आने वाले इसका डिटेल फॉर्मूला मैं ऑफ कोर्स आपसे डिस्कस करूंगा, बट मैं आप उसको लिए पहले मैं 2-3 लेक्चर्स होल्ड करना चाहता हूँ आपको, वो डिस्कस करूंगा मैं। उसके साथ में आपको जो भी मैंने ये यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट्स लिखे हैं इनके साथ और भी काफी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं उन फिर प्रोडक्ट्स की डिटेल डिस्कशन शुरू करूंगा आपसे कि वो क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के। इसके पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फाइनेंशियल रेशियोज वाला टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूं। आपका करंट रेशियो का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब उसके अलावा जो और रेशियोज हम देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, हम 2-3 लेक्चर्स बनाएंगे और उन रेशियोज को पूरे आराम से और पूरी डिटेल में इन डेप्थ समझेंगे ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ही ना आए उनके अंदर। तो आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।